अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप लोगों का इस्तकबाल है अक्सर एकेडमी पर। और आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक है। अब तक जो लेक्चर हुआ है उसमें हमने हमारे बॉडी के अंदर जो निज़ाम हाजमा है, उस निज़ाम हाजमा के अंदर हमारे जिस्म के कौन कौन से पार्ट हैं, कौन कौन से हिस्से हैं जो उसमें ग़िज़ा को हज़म करने में मदद करते हैं, और साथ ही साथ ऐसे कौन से हुदूद हैं जो ग़िज़ा के हाजमे में उनकी मदद करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि ग़िज़ा का ये जो ग़िज़ा का हाजमे का ये जो अमल है ये किस तरह से होता है, कि पूरे जिस्म के अंदर फूड को डाइजेशन किस तरह से किया जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ग़िज़ा का हाजमा है, जिसको कहा जाता है डाइजेशन ऑफ फूड। तो हम जहाँ बात करने वाले हैं ग़िज़ा के हाजमे की, तो इसके इंट्रोडक्टरी लेक्चर में जो पहला लेक्चर हमारा था जो LS1 था, उसमें मैंने बताया था कि जो हाजमे का अमल होता है उस हाजमे के अमल को दो तरह से अंजाम दिया जाता है। एक अमल होता है जिसको हमने कहा था मैकेनिकी अमल, और दूसरा अमल जो होता है वो होता है कीमियाई अमल। बच्चों, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि जो मैकेनिकल अमल है इसका मतलब क्या है। मैकेनिकल अमल का मतलब है जब हमारे दांत और जब हमारी जबान ये दोनों भी ग़िज़ा को मिक्स करने में, या हमारे इंटेस्टाइन या हमारा स्टमक जब ग़िज़ा को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करता है, तब्दील करता है, तब उस अमल को कहा जाता है मैकेनिकी। और कीमियाई अमल जब हमारे बॉडी के अंदर जो हमारे गुदूद है, जो 3 गुदूद की हमने बात किए हुए है, एक जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड्स है, सलाइवरी ग्लैंड वाला है, दूसरा हमारे बॉडी के अंदर जो लीवर है जिसको हम जिगर कहते हैं, और तीसरा हमारा पेनक्रियास। तो इनसे जो सिक्रीशंस आते हैं, इनसे जो रुतूबत निकलती है, तो ये 3 बनाते हैं कीमियाई अमल। तो याद रखिए, एग्जाम में इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए इसको याद रखना है कि हाजमे का जब अमल होता है तो वो मैकेनिकी भी होता है और कीमियाई भी होता है। जब हम बात करते हैं हमारे माउथ की, यानी हमारे जोफ की, यानी जो हमारी कैविटी है माउथ के अंदर, जिसको हमने जोफ दहन कहा है, तो उसके अंदर 2 अहम कामों को अंजाम दिया जाता है। एक है वो है खाने को चबाने का, यानी आपके माउथ में एक काम तो वो होता है जिसको हम कहते हैं खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील करना, और दूसरा जो काम होता है साइमल्टेनियसली एक साथ वो खाने को निगलने में मदद करना है। तो हमारा जो जोफ दहन है, हमारा जो कैविटी है, एक तो खाने को चबाता है छोटे छोटे टुकड़ों में, और साइमल्टेनियसली जो छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं उनको वो आगे एसोफेगस, फिर फेरिंग्स, फिर एसोफेगस, फिर स्टमक की तरफ बढ़ाता भी है। ये दोनों काम एक साथ हमारा जोफ दहन, हमारे माउथ कैविटी करती है, इसको याद रखिए। फिर इन काम में जो मदद करता है वो कौन है, वो है जबान और वो है दांत। जबान और दांत लॉब की मदद से, यानी देखिए ये मैकेनिकल काम कौन परफॉर्म कर रहा है, जबान, और दांत मैकेनिक काम कर रहा है, और लॉब कौन सा काम करने वाला है, केमिकल। तो जबान और दांत लॉब की मदद से खाने को चबाने और उन्हें पूरी तरह मिलाने का काम करते हैं, यानी जो भी फूड मटेरियल आपके माउथ में रहेगा उसको मिक्स करने का भी काम वो क्या करेंगे, अंजाम देंगे। फिर लॉब का म्यूकस ग़िज़ा को चिकना बना देता है। जो लॉब है, हमने कहा कि लॉब जो सलाइवा है उसके अंदर म्यूकस होता है, उसमें अमाइलेज होता है। लास्ट लेक्चर में मैंने उसका कंपोजिशन आपको बताया है, तो उसमें उस पूरे कंपोजिशन में म्यूकस का काम क्या है, तो म्यूकस का काम ये होता है कि वो ग़िज़ा को चिकना कर देता है। म्यूकस क्या करता है, ग़िज़ा को चिकना कर देता है। चिकना करने की वजह से क्या होगा, चिकना करने की वजह से होगा वो आसानी से फिसलता चला जाएगा, मूव करते चले जाएगा। तो उसके लिए कौन काम करता है, म्यूकस। और चबाए हुए ग़िज़ा को जो भी हमारे बॉडी के, जब हमारे माउथ में जो भी ग़िज़ा उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, तो चबाए हुए खाने को टुकड़ों को यकजा करके ग़िज़ाई बोलस बनने में वो क्या करता है, मदद करता है। क्योंकि ये चिकना होता है और स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है, तो ये पूरे खाने को छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कर देता है, एक जगह जमा कर देता है। और ये जो ग़िज़ा को जमा करके रखता है या टुकड़ों को एक जगह जमा करके रखता है, तो उसको क्या कहा जाता है, बोलस। लास्ट लेक्चर में मैंने ये बोलस की तरफ आपको मुतवज्जे किया था कि हम बोलस के मामले में बात करेंगे। तो अब मैंने बोलस को आपके सामने
मुतारिफ करवाया, इंट्रोड्यूस करवाया। बोलस के बाद ये जो खाना होता है उसका कन्वर्जन होता है काइम। और आगे मैं ये काइम क्या होता है ये भी समझाऊंगा। सिर्फ ये भी इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको ये नया नया नहीं लगना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि आपने इसको पहले कहीं सुना है, ताकि आपको वो याद हो जाए। तो जब हमारे माउथ में खाना छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील हो जाता है तब और जब वो एक जगह जमा हो जाता है तब उसको कहा जाता है बोलस। एग्जाम में इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना। ये जो ग़िज़ाई बोलस ये क्या करता है, ये ग़िज़ाई बोलस फेरिंग्स में जाता है। कहाँ पर जाता है? फेरिंग्स। और उसके बाद वो कहाँ पर पहुंचेगा? एसोफेगस। अब ये जो बोलस फेरिंग्स और एसोफेगस में पहुंच रहा है तो अब इस अमल को कहा जाता है निगलने का अमल, या उसको कहा जाता है डिग्लूटिशन, या उसको कहा जाता है स्वॉलोविंग। तो होता क्या है कि जब हमारा माउथ के अंदर जो फूड मटेरियल है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बोलस के फॉर्म में जब तब्दील होता है तब हम उसको निगलते हैं, और उस निगलने के अमल को कहा जाता है स्वॉलोविंग, या उस अमल को कहा जाता है डिग्लूटिशन। तो ये इसको आपको याद रखना है कि डिग्लूटिशन का मतलब क्या है, या स्वॉलोइंग का मतलब क्या है, निगलने का अमल। किसको निगला जाता है? जो छोटे छोटे टुकड़े बोलस के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं उसको क्या किया जाता है? निगला जाता है। फिर ये जो निगलने का अमल होता है, ये जो निगलने का अमल होता है, स्वॉलोइंग का अमल होता है, ये एसोफेगस में भी होता है। यानी एक मरतबा आपके माउथ से फेरिंग्स, फेरिंग से फिर एसोफेगस। तो यहाँ पर ये जो अमल होता है ये उजलाती सुकड़न की मदद से पूरा होता है। यानी जो हमारे एसोफेगस के उजलात है, जो यहाँ के मसल्स है, मैंने इससे पहले भी कहा कि वो मसल्स के अंदर क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। और उस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, उस सिकुड़ने और फैलने के इस अमल को कहा जाता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट। क्या कहा जाता है इसको? पेरिस्टालसिस मूवमेंट। लास्ट लेक्चर में मैंने ये भी आपको सुनाया था, या मतलब आपके सामने इस वर्ड को इंट्रोड्यूस किया था ताकि आज आपको ये नया ना लगे। तो इसको याद रखिए कि हमारे माउथ में, हमारे फेरिंग्स में, हमारे एसोफेगस में फूड जैसे जैसे पास होगा तो वहां की मसल्स कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करेंगी। लेकिन स्पेशली याद रखिए कि जो पेरिस्टालसिस का मूवमेंट होता है ये एसोफेगस में परफॉर्म किया जाता है। स्वॉलोविंग का जो अमल होता है उस स्वॉलोविंग के अमल में भी, निगलने के अमल में भी, पेरिस्टालसिस का जो मूवमेंट होता है वो पेरिस्टालसिस का मूवमेंट कहाँ पर परफॉर्म होता है? एसोफेगस में, और फिर वो आगे के आज़ा में परफॉर्म होगा ना। ये जो गैस्ट्रो एसोफेजियल स्फिंक्टर है, लास्ट लेक्चर में मैंने जो बताया था कि एक गांठ होती है, एक वॉल होती है, और एक कॉक की तरह स्ट्रक्चर होता है जिसको हम गैस्ट्रो एसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। जो मतलब क्या होता है कि एसोफेगस, फिर उसके बाद क्या है? स्टमक। तो एसोफेगस और स्टमक इन दोनों के बीच में एक वॉल होता है। उस वॉल को या उस कॉक को या उस स्फिंक्टर को क्या नाम दिया गया है? गैसोफेजियल गैस्ट्रो एसोफेजियल स्फिंक्टर। क्या कहा गया उसको? गैस्ट्रो एसोफेजियल स्फिंक्टर। तो ये क्या करता है? मैदे में ग़िज़ा के पहुंचने को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ग़िज़ा मैदे के अंदर दाखिल हो जाएंगी और दाखिल होकर फिर वो मैदे के अंदर रहेंगी या मैदे से वापस एसोफेगस में आएगी। तो ये आना जाना जो कंट्रोल करेगा, जो वॉचमैन का काम करेगा, वॉचमैन की तरह जो काम करेगा वो कौन करेगा? स्फिंक्टर। और उस स्फिंक्टर का नाम क्या है? गैस्ट्रो एसोफेजियल स्फिंक्टर। अगर इस स्फिंक्टर को अगर आपको याद रखना है तो याद रखिए कि गैस्ट्रो वर्ड कहाँ से आया? गैस्ट्रो वर्ड आया स्टमक से। और एसोफेजियल वर्ड कहाँ से आया? एसोफेजियल वर्ड आया एसोफेजियल ये जो हमारी कैनाल है वहां से। तो ये दोनों के नाम मिला के एक नाम बना हुआ है, गैस्ट्रो एसोफेजियल स्फिंक्टर। तो अक्सर याद रखने में दिक्कत होती है, तो आपने इन दोनों ऑर्गन को मिला के याद रखना है कि इस स्फिंक्टर का नाम गैस्ट्रो एसोफेजियल स्फिंक्टर है, जो ग़िज़ा के दाखिले को क्या करता है? दाखिले को कंट्रोल करता है ना। बच्चों यहाँ मैंने दो डायग्राम ऐड किए। एक ये डायग्राम है जहां पर ये बताया गया है कि ये एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है। ये एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा? जो फूड है वो आगे जाएगा। और उसके बाद क्या होगा कि एरिया ऑफ रिलैक्सेशन, की जैसे ये एरिया आया तो ये रिलैक्स हो गया, रिलैक्स होने की वजह से फूड फिर और आगे बढ़ा।
तो इस तरह से कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से धीरे 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 क्या होता है, फूड आगे चल के कहाँ पर आ जाएगा, स्टमक के अंदर। और ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मैंने यहाँ किया हुआ है ताकि आपको मालूम रहे कि एसोफेगस में देखिए किस तरह से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती चली जा रही है, और आगे ये यहाँ पर गैस्ट्रोफेजियल स्फिंक्टर है, ये गैस्ट्रो एसोफेजियल स्फिंक्टर क्या कर रहा है, इसको कंट्रोल कर रहा है। तो इसको बहुत आसान है समझना, लेकिन इसमें याद रखने वाली जो चीजें हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या है कि जो फूड होता है जिसको हम सेमी सॉलिड फॉर्म ऑफ फूड कहेंगे, जो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होता है, उसको बोलस कहते हैं, और बोलस के फॉर्म में फूड को स्वॉलोविंग किया जाता है, निगला जाता है। और दूसरी चीज कि एसोफेगस के अंदर उस फूड को एसोफेगस से स्टमक में लाने के लिए जो अमल होता है उसको कहा जाता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट। नाउ बच्चों एक और चीज कि ये जो जोफ दहन के अंदर हम बात कर रहे हैं कि जोफ दहन के अंदर लॉब का इफराज होता है या लॉब का सिक्रीशन होता है, तो जोफ दहन के अंदर जो लॉब का इफराज होता है उसका कंपोजिशन क्या है, उसके अंदर क्या क्या होता है। तो जोफ दहन में जो इफराज किया हुआ लॉब है उसके अंदर कई इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, कई क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे सोडियम पोटेशियम, इसको याद रखना है आपको, सोडियम पोटेशियम क्लोरीन बाइकार्बोनेट और खामरे। तो खामरों में क्या कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है लोआबी अमाइलेज, ये मैं कंपोजिशन में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ दोबारा इसलिए रिमाइंड कर रहा हूँ ताकि आपको ये याद रहे, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। एक होता है लोआबी अमाइलेज, एक और इम्पॉर्टेंट है जिसको कहा जाता है टाइलिन। लोआबी अमाइलेज जो है ये सलाइवरी अमाइलेज या लोआबी अमाइलेज, लोआबी अमाइलेज या लोआबी अमाइलेज का दूसरा जो नाम है, लोआबी अमाइलेज का जो दूसरा नाम है वो टाइलिन है। अगर टाइलिन को इंग्लिश में लिखना है तो इस तरह से लिखा जाता है, पी यहाँ पर क्या होता है, साइलेंट होता है, तो टाइलिन होता है। और एक होता है जिसको हमने कहा था लाइसोजाइम, एक और क्या होता है, लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम क्या करता है, मैंने उस वक्त भी आपको बताया कि लाइसोजाइम का जो काम होता है वो एंटी बैक्टीरियल होता है। जो भी फूड के अंदर बैक्टीरिया या जो भी फूड के अंदर जरासीम अगर आ गए तो उनको खत्म करने का काम, उनको किल करने का काम, उनको उस फूड में मार देने का काम जो करता है वो कौन करता है, लाइसोजाइम। तो यहाँ पर याद रखिए कि जोफे दहन है, जो हमारा लॉब है उसका जो कंपोजिशन है उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट्स सोडियम पोटेशियम क्लोरीन बाइकार्बोनेट, उसके अंदर एंजाइम्स है यानी खामरे है, एक है लोआबी अमाइलेज जिसको हम सलाइवरी अमाइलेज कहते हैं, और उसी का दूसरा नाम है टाइलिन, ठीक है। और तीसरा लाइसोजाइम, लाइसोजाइम का काम क्या है, ये एंटी बैक्टीरियल एजेंट का काम करता है। एग्जाम में इस पर क्वेश्चन पूछा गया है लाइसोजाइम के, तो उसको याद रखिए। नाउ हाजमे का जो पूरा कीमियाई अमल होता है, हाजमे का कीमियाई अमल जो कहाँ पर होगा, जोफे दहन में, यानी जो माउथ की कैविटी है। तो उसमें क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट है उस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाले खामरों के हाइड्रोलाइटिक अमल से शुरू होता है। यानी जो भी हम माउथ में जो जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो उसमें स्टार्च होती ही है, तो उस स्टार्च को ब्रेक डाउन करना है। स्पेशली याद रखिए कि कार्बोहाइड्रेट होती है, उस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम जो है वो एंजाइम्स करते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल स्टार्च है, इस स्टार्च को तोड़ने का काम कौन करेगा, सलाइवरी अमाइलेज। और ये सलाइवरी अमाइलेज क्या करेगा, हाइड्रोलाइटिक अमल, कौन सा अमल करेगा, हाइड्रोलाइटिक। हाइड्रोलाइटिक, लाइटिक का मतलब होता है तोड़ना, हाइड्रो मतलब इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, अगर वाटर की मौजूदगी में अगर वो तोड़ रहा है तो उसको क्या कहा जाता है, हाइड्रोलाइटिक। तो यहाँ पर क्या होगा, सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च को तोड़ेंगे और तोड़कर उसको कन्वर्ट किस में करेंगे, माल्टोज में, किसमें कन्वर्ट करेंगे, माल्टोज में। और हम आगे चल के पढ़ेंगे कि ये जो माल्टोज है ये आगे चल के किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, ग्लूकोज में। और आपको मालूम है जब ग्लूकोज हमारे बॉडी के अंदर होती है तो एक साइकिल होती है जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। और ग्लाइकोलाइसिस साइकिल से आगे चल के हमको क्या मिलती है, एटीपी, या जिसको हम क्या कहते हैं, हमारा एनर्जी। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। सिर्फ यहाँ पर याद इतना रखना है आपको कि हमारे माउथ के अंदर जो भी कार्बोहाइड्रेट मटेरियल होगा, फॉर एग्जांपल स्टार्च है, तो इस स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये जो है ये पॉलीसेकेराइड शुगर है। ये कौन सी शुगर है, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में भी होमोपॉलीसेकेराइड यानी एक जैसे मॉलिक्यूल,
और ये जो शुगर है ये कौन सी शुगर है, ये डाइसैकेराइड यानी 2 मॉलिक्यूल से बनी हुई। और ग्लूकोज आपको मालूम है, ग्लूकोज कौन सी शुगर है, ये है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड मतलब सिंगल यूनिट, इसके अंदर एक ही यूनिट होता है। तो बेसिक कंसेप्ट आपको यहाँ याद रखना सिर्फ इतना है कि जब हाजमे का अमल माउथ के अंदर होता है तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाले एंजाइम काम करते हैं, और वो जो अमल परफॉर्म करते हैं या वो जो अमल अंजाम देते हैं वो होता है हाइड्रोलाइटिक अमल, यानी तोड़ने का अमल होता है। कॉम्प्लेक्स फूड है, कॉम्प्लेक्स शुगर है, उस कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में, सिंपल कार्बोहाइड्रेट में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, तब्दील किया जाता है। अब यहाँ पर एक और चीज है जिस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि स्टार्च, जो स्टार्च का तकरीबन 30% हिस्सा, यानी पूरी स्टार्च का 30% हिस्सा यहाँ इन खामरों की मदद से डाइसैकेराइड माल्टोज में टूट जाता है। यहाँ का मतलब क्या है, यहाँ का मतलब है जोफे दहन। यहाँ का मतलब क्या है, जोफे दहन, या यहाँ का मतलब है माउथ कैविटी। यहाँ का मतलब क्या है, माउथ कैविटी, यानी जो स्टार्च है वो स्टार्च माउथ में भी ब्रेक डाउन होगी, जो स्टार्च है वो स्टमक में भी ब्रेक डाउन होगी, जो स्टार्च है वो इंटेस्टाइन में भी ब्रेक डाउन होगी, लेकिन टोटल स्टार्च का 30% इसका ब्रेक डाउन, इसको तोड़ने का काम, इसका हाइड्रोलाइसिस करने का काम माउथ के अंदर हो जाता है। इस पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आपको इसको याद रखना है कि 30% जो स्टार्च है वो कहाँ पर टूट जाती है, वो टूट जाती है आपके माउथ में। ठीक है, और एक और चीज याद रखिए कि माउथ के अंदर ये जो सलाइवरी अमाइलेज है, अगर इसको काम करना है तो माउथ के अंदर पीएच कितना होना चाहिए, पीएच होना चाहिए 6.8। कितना होना चाहिए, 6.8, यानी तकरीबन अगर हम ये कहेंगे कि 7 अगर न्यूट्रल है, 7 अगर न्यूट्रल है और 7 से ज्यादा और 7 से कम, तो यहाँ जो 6.8 है ये कैसा है, स्लाइटली एसिडिक। हाईली एसिडिक का मतलब क्या होगा, हाईली एसिडिक का मतलब ये होगा कि अगर पीएच 4 है या पीएच 3 है या पीएच 2 है तो ये हाईली एसिडिक कंडीशन है। यहाँ स्लाइटली एसिडिक कंडीशन होती है। ठीक है, अगर 7 से ज्यादा है तो हम कौन सी कंडीशन, असासी कंडीशन कहते हैं या अल्कलाइन कंडीशन कहते हैं। तो यहाँ याद रखिए कि 6.8 पीएच होना चाहिए, यानी सलाइवरी अमाइलेज को अगर काम करना है तो माउथ के अंदर पीएच कितना होना चाहिए, 6.8। एग्जाम में इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको याद रखिए। फिर लॉब के अंदर क्या होता है, मौजूद लॉब के अंदर जो लाइसोजाइम है वो जरासीम का, जैसा मैंने पहले बताया आपको कि वो एंटीबैक्टीरियल एजेंट का क्या करते हैं, काम करते हैं और तादिये को रोकते हैं। ठीक है, यानी इन्फेक्शन को वो क्या कर देंगे, वहां पर रोक देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको याद रखना है कि किस तरह हमारे माउथ के अंदर पूरा अमल अंजाम दिया जाता है। फिर यहाँ पर देखिए ये इमेज मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि जो सलाइवा है हमारा, उस यानी जो हमारा लॉब है, जो लॉब दहन है, उसका कंपोजिशन क्या है। तो मैंने इससे पहले भी कहा कि वहाँ म्यूकस होता है, म्यूकस का काम क्या होता है, लुब्रिकेशन करना, लुब्रिकेटिंग एजेंट, चिपचिपा करना। अमाइलेज एंजाइम है, अमाइलेज का काम क्या होता है, डाइजेशन ऑफ स्टार्च। इसी तरह से मैंने बताया था कि यहाँ पर एक अब लाइपेज होता है, एग्जाम में इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आपको याद रखना है। एनसीईआरटी ने यहाँ उसको मेंशन नहीं किया, लेकिन आगे एनसीईआरटी ने इसको मेंशन किया हुआ है और बिटवीन दी लाइन बात की हुई, यानी 2 लाइन ऐसी कि उसको हमको समझना पड़ता है कि एनसीईआरटी यहाँ क्या बोलना चाह रही है। तो एनसीईआरटी ने बुक में ये बात मेंशन की है, लेकिन हमको उसको समझना पड़ता है कि कहाँ पर की है। तो मैं बताऊंगा कि कहाँ पर की है, लेकिन आपको अभी याद ये रखना है कि जो हमारा माउथ है, जो सॉरी हमारा जो सलाइवा है, उसमें कुछ अमाउंट में क्या होती है, लाइपेज होती है, और ये लाइपेज किसका डिग्रेडेशन करती है, किसको तोड़ती है, फैट को। इसी तरह से इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उसके बाद प्रोटीन और एंजाइम होते हैं, उसमें मैंने जैसा कहा कि लाइसोजाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। इसी तरह से हमारे पास जो लाइसोजाइम है, इसका जो मेन काम है वह एंटी माइक्रोबियल या एंटी बैक्टीरियल एजेंट का है। तो ये सारी बातों को आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में इस पर क्वेश्चन किया जाता है। फिर एक और चीज जो मैंने यहाँ डायग्राम दूसरी ऐड की, उसमें ये कि जो स्टार्च है हमारी, या हम स्टार्च के अलावा बात करें ग्लाइकोजन, क्योंकि हम एनिमल सोर्स का भी इस्तेमाल करते हैं, हम गोश्त को भी खाते हैं,
तो हमारे माउथ में क्या आएंगी, ग्लाइकोजन। तो होता यह है कि पॉलीसैकेराइड जो शुगर होती है, जिसको हम स्टार्च या ग्लाइकोजन कहते हैं, उसके ऊपर अमल कौन करेगा, अमाइलेज। उसको कन्वर्ट करेगा डाइसैकेराइड शुगर, जिसको हम क्या कहते हैं, माल्टोज। और आगे चल के उसको कन्वर्ट किया जाएगा मोनोसैकेराइड, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज। तो माल्टोज से ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम एक एंजाइम करता है, उसको हम माल्टेज कहते हैं। इस माल्टेज एंजाइम को हम आगे और पढ़ने वाले जब हम मैदे की बात करेंगे, ठीक है। तो इसको याद रखिए आप। ना बच्चों, अब हमने कहा कि जो ग़िज़ा है वो माउथ में थी, माउथ में उसका ब्रेकडाउन हो गया, एसोफेगस और माउथ के अंदर बोलस बना, और वो बोलस अब एसोफेगस के जरिए, एसोफेगस में भी पेरिस्टालसिस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के जरिए धीरे 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 कहाँ पर आ गया, मैदे में आ गया। अब मैदे में क्या होगा, तो मैदे के अंदर क्या होता है कि मैदे के जो म्यूकोजा सेल है, उस म्यूकोजा सेल में क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड या गैस्ट्रिक गुदूद। हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा हुआ है कि जो म्यूकोजा लेयर है, उस म्यूकोजा लेयर के अंदर कुछ गुदूद होते हैं, कुछ ग्लैंड्स होते हैं। तो यहाँ पर मैदे के अंदर जो म्यूकोजा है, उसमें जो गुदूद है, जो ग्लैंड है, उसका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या नाम है उस ग्लैंड का, गैस्ट्रिक ग्लैंड या गैस्ट्रिक गुदूद नाम है। और ये जो गैस्ट्रिक गुदूद है, उसमें 3 मुख्तलिफ किस्म के खलिए पाए जाते हैं। ये बहुत अहम है, इसको याद रखिए कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, इस गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर क्या है, 3 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, 3 डिफरेंट टाइप के सेल है। यहाँ जो वर्ड इस्तेमाल हो रहा है उसको याद रखिए कि क्या है, खलिए है। और ये जो खलिए है ये क्या करते हैं, तो ये खलिए 3 तरह के काम करते हैं। अब ये जो खलिए है, इनमें कौन कौन से खलिए है, तो 3 खलिए जो है उनमें अलग अलग नाम है, उन नामों को याद रखना है आपको। एक खलिया है जिसको कहा जाता है म्यूकस सेल, दूसरा है उसको एक नाम है वो है पेप्टिक, और उसी को कहा जाता है चीफ सेल, और तीसरा है जिसको कहा जाता है पेराइटल। क्या कहा जाता है उसको, पेराइटल। और दूसरा नाम है उसका ऑक्सिंटिक। क्या बोला जाता है इसको, ऑक्सिंटिक सेल। तो 3 तरह के सेल है। तो म्यूकस जो है, एक म्यूकस सेल है, एक पेप्टिक या चीफ सेल है, एक पेराइटल और ऑक्सिंटिक सेल है। तो म्यूकस है, म्यूकस खलिया क्या करता है, वो सीक्रेशन करता है म्यूकस का। म्यूकस खलिया क्या रिलीज करेगा, म्यूकस। जैसे हमने पहले भी म्यूकस की बात की, माउथ के अंदर भी क्या रिलीज होता है, म्यूकस। और इसका काम क्या है, इसका काम होता है लुब्रिकेशन, या ये लुब्रिकेटिंग एजेंट का काम करता है, या चिपचिपे मादे का रोल प्ले करता है। तो अगेन मैदे के अंदर भी जो ग़िज़ा आएंगी, मैदे के अंदर भी जो डाइजेस्टेड फॉर्म फूड माउथ से होकर आएगा, उसको भी चिपचिपा रखना है, उसको भी लुब्रिकेटेड फॉर्म में रखने का काम कौन करेगा, म्यूकस। बट यहाँ पर ये जो म्यूकस रिलीज हो रहा है वो स्पेशल टाइप के सेल से हो रहा है, जिस सेल को हम क्या कहते हैं, म्यूकस खलिया या म्यूकस सेल। दूसरा जो सेल है उसका नाम है पेप्टिक, या उसको कहा जाता है चीफ खलिया, और ये रिलीज करता है पेप्सिनोजीन। क्या रिलीज करता है, पेप्सिनोजीन। तो और ये जो पेप्सिनोजीन है ये प्रो एंजाइम है। क्या है ये, प्रो एंजाइम। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसको आपको याद रखना है कि एक पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन ये क्या है, प्रो एंजाइम। प्रो एंजाइम का मतलब क्या होता है, प्रो एंजाइम का मतलब होता है इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम। ये क्या करता है, प्रो एंजाइम, जिसको क्या कहा जाता है, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम। ऐसा एंजाइम जो अभी एक्टिव नहीं है, जो ऐसा एंजाइम जो अभी मुतहर्रिक नहीं है, अभी कोई काम वो नहीं करता, अभी वो खामोश बैठा हुआ है। जब आप उसको काम करने के लिए कहेंगे तब वो काम करेगा, उसको आपको स्टिमुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो एंजाइम होता है जिसको हम क्या कहते हैं, पेप्सिनोजन। क्या कहते हैं उस एंजाइम को हम, पेप्सिनोजन। तो आपको इसको याद रखना है कि ये जो पेप्टिक या चीफ खलिया उससे क्या रिलीज होता है, पेप्सिनोजन नाम का एंजाइम, जो एक क्या है, प्रो एंजाइम। और कुछ जगह पर इस प्रो एंजाइम को, या हम ये कहेंगे कि इसको एक और नाम दिया जाता है, वो है जाइमोजन। क्या कहा जाता है उनको, जाइमोजन। ये सिर्फ आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ। जाइमोजन का मतलब क्या होता है, अगेन जाइमोजन का भी मीनिंग यही होता है,
इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम, ऐसे खामरे जो अभी मुतहर्रिक नहीं है, या हम ये कहेंगे गैर मुतहर्रिक खामरे, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रो एंजाइम। और लास्ट में एक और सेल है जिसको कहा जाता है पेराइटल और ऑक्सिंटिक खलिए, पेराइटल या ऑक्सिंटिक खलिए। ये पेराइटल और ऑक्सिंटिक खलिए क्या करते हैं, ये इफराज करते हैं HCl का, इसका इफराज करते हैं HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। और बातनी अवामिल, अब ये बहुत अहम चीज है कि पेराइटल और ऑक्सिंटिक से क्या करते हैं, एक तरफ तो वो HCl कर रहे हैं और दूसरा बातनी अवामिल, ये अवामिल विटामिन B12 के इंजेजाब के लिए क्या है, जरूरी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो ये वर्ड इस्तेमाल हुआ बातनी अवामिल, तो इस बातनी अवामिल को कहा जाता है इंट्रिंसिक फैक्टर। क्या कहा जाता है इसको, इंट्रिंसिक फैक्टर, यानी अंदरूनी। जैसा हमने ना अंदरूनी, अंदरूनी के लिए और अच्छे अल्फाज होते हैं बातनी, यानी हमारे जिस्म का, और उसी को इंग्लिश में कहा जाता है इंट्रिंसिक। जैसा इंट्रिंसिक मतलब अंदर का, एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर का, इसलिए यहाँ पर इसको जो ट्रांसलेट किया गया है वो है बातनी अवामिल, यानी जिस्म के अंदर के अवामिल। तो ये जो बातनी अवामिल है ये क्या है, ये अवामिल बहुत अहम काम करते हैं, और वो है विटामिन B12 का इंजेजाब। जब हम खाना खा लेते हैं तो हमारे हाजमे में, हमारे डाइजेस्टेड फॉर्म फूड में, हमारे जो फूड है जो या हमारे जो ग़िज़ा है जिसका हाजमा हो चुका है, उसके अंदर होता है विटामिन B12। उस विटामिन B12 को वहां जाकर पकड़ना और उसको निकाल कर हमारे ब्लड के अंदर लाना, सही जगह पर ले जाने के लिए, ये काम करने का काम कौन करता है, इंट्रिंसिक फैक्टर। जैसा आपको मालूम है कि कोई पर्सन है जो किसी पर्टिकुलर जगह पे बैठा हुआ है, तो आप क्या करते हैं, उसको ढूंढते हुए वहां पर पहुंचते हैं, फिर उसको ढूंढते हुए पहुंचेंगे, उसको उसकी पर्टिकुलर शक्ल पे या आइडेंटिफिकेशन पे उसको पहचानेंगे और उसको लेकर आएंगे। तो वैसा ही इंट्रिंसिक फैक्टर है, इसको मालूम है कि मेरे को किसको जाकर लेकर आना है, विटामिन B12 को, तो वो जाएगा विटामिन B12 को लेकर आएगा और विटामिन B12 को ले जाकर एक अच्छी जगह पे रखेगा, यानी उसको हजम करेगा, मतलब ये स्पेशल है कुछ। तो इसको याद रखिए कि इंट्रिंसिक फैक्टर, तो पेराइटल और ऑक्सिंटिक खलिए का जो काम है वो है HCl का प्रोडक्शन, और वो है इंट्रिंसिक फैक्टर का प्रोडक्शन। एग्जाम में इन पर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपको इनको और अच्छे से समझना है। ना बच्चों में यहाँ पर एक डायग्राम ऐड किया ताकि आपको और मजा आए, ताकि आपको और समझ में आए कि हम ये जो बातें कह रहे हैं कि हमारा जो मैदा होता है वो कैसा होता है। तो मैदे के अंदर देखिए किस तरह की अरेंजमेंट होती है। तो ये यहाँ पर देखिए कि ये इस चीज को भी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, ठीक है। यहाँ पर ये याद रखिए कि एक है म्यूकस सेल, दूसरा है जिसको हम कह रहे हैं चीफ सेल या पेप्टिक सेल, और तीसरा है पेराइटल सेल या ऑक्सिंटिक सेल। ये तीन तरह के सेल है, ठीक है, ये तीन तरह के पूरे देखिए आप फैले हुए। फिर यहाँ पर ये है कि यहाँ पर क्या हुआ है कि अगर आप इनमें से किसी एक सेल को अगर आप निकाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल चीफ सेल की अगर आप यहाँ बात कर रहे हैं, तो चीफ सेल क्या रिलीज कर रहा है, पेप्सिनोजन। हम आगे चल के अभी पढ़ने वाले हैं कि जो पेप्सिनोजन है जो इनएक्टिव फॉर्म है या गैर मुतहर्रिक फॉर्म है, तो ये आगे चल के मुतहर्रिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है या एक्टिव फॉर्म हो जाता है। उस एक्टिव फॉर्म का नाम है पेप्सिन, ठीक है। नाउ दूसरा सेल है जिसको हम कह रहे हैं पेराइटल सेल या ऑक्सिंटिक सेल। पेराइटल सेल ऑक्सिंटिक सेल क्या प्रोड्यूस करता है, HCl। क्या प्रोड्यूस करता है, HCl। अब ये जो HCl है जो पेराइटल सेल के पास प्रोड्यूस हो रहा है, ये HCl क्या करता है, ये HCl पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है पेप्सिन में। तो हम आगे इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सिर्फ इतना कि मुझको ये समझाना है आपको कि मैदे की जो वॉल होती है, उस मैदे की वॉल में गैस्ट्रिक ग्लैंड है, लेकिन ये गैस्ट्रिक ग्लैंड किस तरह से है, ये अलग अलग खलिए है, ये कोई एक ग्लैंड नहीं है, यानी पूरे एक पर्टिकुलर ऑर्गन की तरह नहीं है, बल्कि ये डिस्पर्स सेल है, फैले हुए अलग अलग सेल है। तीन तरह के सेल है जो अलग अलग लोकेशन पर है, बट तीनों मिलकर एक काम कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर याद रखिए कि गैस्ट्रिक गुदूद, जब भी हम कहते हैं कि गुदूद, तो लीवर एक पर्टिकुलर गुदूद है हमारे पास, या हम सलाइवरी, हमारे पास हमारे माउथ के अंदर सलाइवा रिलीज हो रहा है, तो वहां पर सलाइवरी ग्लैंड्स है।
तो अलग अलग ग्लैंड है, लेकिन यहाँ पर जो ग्लैंड है वो मल्टीपल सेल से मिलके नहीं बने, बहुत बड़े सेल का मजमुआ नहीं है, बल्कि सिंगल सिंगल सेल है। तो इसको याद रखना है आपको कि यहाँ गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर 3 तरह के सेल है और 3 तरह के सेल 3 अलग अलग सिक्रीशन करते हैं जो मैदे के अंदर डाइजेशन में क्या करते हैं, मदद करते हैं। नाउ यहाँ पर एक और चीज जिसको हम आगे पढ़ना है कि जो मैदा है, मैदा खाने को 4 से 5 घंटे तक अपने अंदर क्या करता है, रखता है। यानी मैदे के अंदर जो खाना रहता है वो 4 से 5 घंटे तक स्टोर रहता है। फिर मैदे के अंदर क्या होता है, तो मैदे के अंदर भी उजलाती दीवारों की घुमावदार हरकत की वजह से मैदे में तेजाबी गैस्ट्रिक रस पूरी तरह मिल जाता है। ऐसे खाने को हम क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। होता क्या है, जैसा मैंने कहा कि पहला जो फूड है, हमारे माउथ में जो फूड आया था वो फूड क्या था, वो छोटे छोटे टुकड़े थे, उसको हमने बोलस कहा। अब हमारे मैदे में जो फूड है, हमारे जो स्टमक है, उस स्टमक के अंदर जो फूड है, अब वो फूड पूरी तरह से लिक्विड फॉर्म है। वो पूरी तरह से कौन सा फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म है। और ये लिक्विड फॉर्म क्यों हुआ, क्योंकि मैदे के जो वॉल है उसके अंदर जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज हो रहा है या जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन हो रहा है, वो गैस्ट्रिक जूस की वजह से, उस गैस्ट्रिक रस की वजह से वो पूरा जितना भी फूड है वो धीरे 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 अब क्या हो गया, पूरी तरह से पानी की शक्ल में आ गया, यानी पूरा लिक्विड फॉर्म आ गया। अब इस फूड को क्या कहा जाता है, काइम। अब इस फूड मटेरियल को हम क्या कहेंगे, काइम। तो जब तक फूड मटेरियल माउथ में था, सेमी सॉलिड फॉर्म में था, वो बोलस था। जैसे ही फूड मटेरियल लिक्विड फॉर्म आ गया और स्टमक में आ गया, तो अब उस फूड मटेरियल को हम क्या कहेंगे, काइम। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। फिर यहाँ पर एक और चीज याद रखिए कि जैसा मैंने पहले कहा आपको कि प्रो एंजाइम, जिसको हमने क्या कहा, पेप्सिनोजन, जो कि क्या था, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम था, गैर मुतहर्रिक था। वो HCl की मौजूदगी में, HCl की मौजूदगी में पेप्सिन में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, पेप्सिन में। तो मैंने पहले ही कहा कि जो पेप्सिनोजन है, जिसको हम प्रो एंजाइम कह रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जाइमोजन, या जिसको हम क्या कहते हैं, इनएक्टिव एंजाइम, या जिसको हम क्या कहते हैं, गैर मुतहर्रिक एंजाइम। जैसे HCl उसको मिलता है तो HCl की वजह से वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिन। और पेप्सिन कैसा फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म है, मुतहर्रिक फॉर्म है। अब पेप्सिन अपना काम करना क्या करेगा, शुरू कर देगा। तो जो प्रोटीन को हजम करने वाला क्या है, खामरा है। मतलब पेप्सिनोजन जैसे ही पेप्सिन में कन्वर्ट होगा तो वो पहले जाके किससे फाइट करना शुरू करेगा, किसके ऊपर अटैक करेगा, प्रोटीन के ऊपर। और प्रोटीन को क्या करना शुरू करेगा, हजम करने लगेगा। इसीलिए उसको कहा जाता है प्रोटीन को हजम करने वाला खामेरा, या प्रोटीन को हजम करने वाला एंजाइम। फिर ये जो पेप्सिन है, प्रोटीन को पेप्टोन में, पेप्टाइड में और प्रोटियोज में क्या कर देता है, तब्दील कर देता है। यानी ये जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन के ऊपर अगर पेप्सिन अटैक करेगा तो वो उसको तोड़ेगा। तोड़ेगा किस में, तो उसको प्रोटियोजेस में तोड़ेगा, पेप्टोन्स में तोड़ेगा और पेप्टाइड्स में तोड़ेगा। ठीक है, इसको याद रखना है आपको कि जो प्रोटीन है, उस प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है, उसको तोड़ा जाता है प्रोटियोजेस में और पेप्टोन्स में। फिर यहाँ पर एक और चीज याद रखिए कि जो म्यूकस है और जो बाइकार्बोनेट है, म्यूकस और बाइकार्बोनेट यानी HCO3, HCO3 इसको याद रखिए, म्यूकस और बाइकार्बोनेट जो गैस्ट्रिक रस में मौजूद होते हैं, वो क्या करते हैं, म्यूकोजल इपिथीलियम, बहुत अहम बात है, अब इसको याद रखना है। म्यूकोजल इपिथीलियम को बहुत ज्यादा मुर्तकिस HCl क्या है, एसिड है। जब हमारे स्टमक के अंदर HCl प्रोड्यूस होता है, आमतौर पर भी अगर हम कोई लैब में काम कर रहे हैं तो HCl हमारे हाथ पे गिर गया तो जल जाता है हमारा हाथ, या हमारे हाथ के अंदर जलन होना शुरू होती है। तो ये HCl तो हमारे पेट में रिलीज हो रहा है, तो हमको कितनी जलन होगी। तो ये जो जलन है या इसके जो हार्मफुल इफेक्ट है या HCl के जो नुकसान है, उससे हमारे मैदे की जो वॉल है, हमारे मैदे की जो दीवार है, उसको बचाना है। और उसको बचाने के लिए बाइकार्बोनेट और म्यूकस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो म्यूकस और बाइकार्बोनेट जो कहाँ पर रिलीज हो रहे हैं, गैस्ट्रिक रस में, गैस्ट्रिक जूस में रिलीज हो रहा है, वो क्या करते हैं, म्यूकोजल इपिथीलियम यानी ये जो स्टमक की वॉल है, स्टमक की ये जो अंदर वाली वॉल है,
इसको कहा जाता है म्यूकोजल एपिथेलियम को ज्यादा मुर्तकिज HCl यानी बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड HCl से महफूज रखने और चिकनाहट पैदा कर देने में क्या करते हैं, अहम किरदार अदा करते हैं। तो अब फॉर एग्जांपल ये समझिए कि ये जो लेयर है हमारी, ये म्यूकोजल एपिथेलियम, इसके आगे कौन आके रुक गया, इसके आगे आके रुक गया हमारा HCl, इसके आगे आके कौन रुक गया हमारा HCl, इसके आगे आके रुक गया हमारा म्यूकस। नतीजे में क्या होगा, नतीजे में क्या होगा कि ये जो म्यूकस की लेयर है और ये जो बाइकार्बोनेट की लेयर है वो HCl को डायरेक्ट एपिथेलियम के ऊपर अटैक करने से रोक देगा। नतीजे में ये जो वॉल है, इस वॉल के ऊपर कोई इरिटेशन नहीं होगा, इस वॉल को कोई जलन नहीं होगी, ये वॉल खराब नहीं होगी। तो यहाँ पर बहुत अहम चीज याद रखना है कि जो म्यूकोजल एपिथेलियम है उसको HCl से बचाने में कौन काम कर रहा है, म्यूकस, और उसको बचाने में काम कौन कर रहा है, बाइकार्बोनेट। एग्जाम में इस पर सवाल पूछा गया है डायरेक्टली, इसलिए इसको भी आपको याद रखना है। नाउ HCl ये क्या है, HCl एक तेजाबी मर्तकिज है, उसका पीएच देखिए कितना है 1.8, यानी हाईली एसिडिक है, जिस पर पेप्सिन काम करता है, जिस पर पेप्सिन काम करता है। तो यहाँ जो पेप्सिन है उसको काम करवाना है, तो पेप्सिन को अगर काम करना है तो पेप्सिन को काम करने के लिए कितना पीएच चाहिए, 1.8। ये बहुत अहम चीज है जिसको याद रखना है आपको कि पेप्सिन को अगर काम करना है तो उसको पीएच कितना चाहिए, 1.8, और पेप्सिन को 1.8 पीएच कौन प्रोवाइड करेगा, वो प्रोवाइड करेगा HCl। तो घुमा फिरा के क्वेश्चन इसी एक लाइन के अंदर कई कई बन जाएंगे कि HCl का तेजाबी पीएच किसके लिए है, पेप्सिन के लिए। क्यों है, तो पेप्सिन को अपने काम करने के लिए पीएच कितना चाहिए, 1.8। पेप्सिन को अगर पीएच 1.8 नहीं मिलेगा तो पेप्सिन काम करेगा क्या, नहीं करेगा। नतीजे में डाइजेशन होगा क्या, नहीं होगा। ये पूरे सवाल इस तरह से घुमा फिरा के यहाँ पर हो सकते हैं ना बच्चों। एक और चीज है, एक और एंजाइम है जिसका नाम है रेनिन, एक एंजाइम है जिसका नाम है रेनिन। यहाँ स्पेलिंग याद रखिए क्योंकि एक और रेनिन हम आगे पढ़ने वाले, यहाँ बहुत अहम है, इसको याद रखिए कि जो रेनिन है, रेनिन प्रोटीन है, तो रेनिन प्रोटीन को हजम करने वाला खामेरा है। रेनिन भी एक एंजाइम है जो किसको हजम करता है, प्रोटीन को। जैसे हमने कहा कि पेप्सिन है, पेप्सिन प्रोटीन को डिग्रेड करता है, उसी तरह से एक एंजाइम है जिसको हम क्या करें, रेनिन, और गैस्ट्रिक रस में पाया जाता है और दूध के हाजमे में मदद करता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो दूध पीने वाले बच्चे होते हैं, उनके अंदर रेनिन मौजूद होता है प्रोटीन के डिग्रेडेशन के लिए, प्रोटीन के ब्रेक डाउन के लिए। ये एग्जाम में पूछे जाने वाला सवाल है कि बच्चों के गैस्ट्रिक जूस में या बच्चों के मैदे में कौन सा एंजाइम का इफराज होता है, तो वहां जो होता है वो होता है रेनिन। कौन सा होता है एंजाइम, रेनिन। तो इसको आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए कि जो प्रोरेनिन है, उस प्रोरेनिन का कन्वर्जन किसमें होगा, रेनिन में। और ये प्रोरेनिन यानी प्रोरेनिन कौन सा फॉर्म है, इनएक्टिव, और रेनिन कौन सा फॉर्म है, एक्टिव। तो इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में लाने में भी कौन मदद करेगा बच्चे के पेट में, HCl। तो ये बहुत अहम चीज है कि बच्चों के अंदर जो प्रोटीन का ब्रेकडाउन करने वाला एंजाइम है वो कौन है, रेनिन। ठीक है। नाउ यहाँ पर एक और अहम चीज याद रखिए जो यहाँ मेंशन नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन ये याद इसलिए रखना है ताकि आपको एग्जाम में काम आए। जो रेनिन होता है, वो रेनिन क्या करता है, वो मिल्क प्रोटीन को डिग्रेड करता है। रेनिन किसको डिग्रेड करता है, मिल्क प्रोटीन। और मिल्क में जो प्रोटीन होता है उसका नाम है केसीन। मिल्क में जो प्रोटीन होता है उसका नाम क्या है, केसीन। एग्जाम में इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए इसको आपको याद रखना है कि रेनिन किसके ऊपर अटैक करता है, मिल्क प्रोटीन। उस मिल्क प्रोटीन का नाम क्या है, केसीन। ये रेनिन जब उस केसीन के ऊपर अटैक करता है तो उसको कन्वर्ट करता है वो पैराकेसीन। इसमें ब्रेक डाउन करता है पैराकेसीन। फिर ये जो पैराकेसीन है, ये पैराकेसीन कैल्शियम के साथ मिलते हैं और वो बनाते हैं कैल्शियम पैराकेसीन। क्या बनाता है वो, कैल्शियम पैराकेसीन, जिसको हम कहते हैं कर्ड। यानी बच्चा जब हम खै करते हुए देखते हैं, बच्चे के बच्चा दूध पीता है, थोड़ी देर के बाद अचानक में आप देखेंगे कि वो उल्टी कर देता है, खै कर देता है, तो कर्ड यानी दही की तरह पूरा मटेरियल उसके बॉडी से बाहर आता है। तो बेसिकली वो क्या होते हैं, वो होता है कैल्शियम पैराकेसीन। क्या होता है वो, कैल्शियम पैराकेसिनेट।
फिर ये जो कैल्शियम पैराकैसिनेट है, इसके ऊपर अटैक कौन करेगा? पेप्सिन, और उसको कन्वर्ट कर देगा वो पेप्टोज। तो यह बहुत अहम चीज याद रखना है आपको कि जो रेनिन एंजाइम है, वो रेनिन एंजाइम किसका ब्रेकडाउन करता है? मिल्क प्रोटीन का। किसका करता है? मिल्क प्रोटीन का। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अगर आप स्टडी करेंगे घर के माहौल में, घर के अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, उनकी दवाएं वगैरह अगर आप देखेंगे, अक्सर बच्चे ये होता है कि उनके बॉडी के अंदर दूध हजम नहीं हो रहा, उनको दूध नहीं चलता, या तो मदर का दूध नहीं चलता, तो बाहर से किसी गाय का दूध पिलाया जाता है। तो ये इस तरह की प्रोसेस होती है हमारे पास। तो उस वक्त आप वो जो मेडिसिन वगैरह दवाएं दी जा रही है उसको थोड़ा चेक करेंगे तो आपको आइडिया आएगा। सिर्फ यहाँ पर इतना याद रखना है आपको, ये जो रेनिन है, ये रेनिन जो एंजाइम है, जो खामर है, ये किसमें होता है? बच्चों के अंदर जो दूध पीते होते हैं। ठीक है ना। जो गैस्ट्रिक गुदूद है, गैस्ट्रिक गुदूद में कुछ मिकदार, बहुत अहम चीज है और याद रखिए, कुछ मिकदार में क्या होते हैं? लाइपेज, जो चर्बी को हजम करने में मदद करते हैं। तो यहाँ एक और चीज जिसको आपको याद रखना है कि एक एंजाइम और है, और वो है लाइपेज। बट ये क्या होता है? ये होता है सिर्फ कुछ मिकदार में। ये बहुत अहम चीज है, कितनी मिकदार में होता है? कुछ मिकदार में होता है। लेकिन एग्जाम में पूछा गया था कि लाइपेज कहाँ पर होता है, और ऑप्शन में दिया गया था माउथ, ऑप्शन में दिया गया था मैदा, ऑप्शन में दिया गया था इंटेस्टाइन, और नन ऑफ दी अबव, ये ऑल ऑफ दी अबव। तो अब क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 और नीचे दिया ऑल ऑफ दी अबव। और लाइपेज जो एंजाइम है उसको अक्सर हम जब पढ़ते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि वो सिर्फ इंटेस्टाइन में होता है। नतीजे में ये होता है कि क्योंकि बहुत अच्छी तरह से हमने एनसीईआरटी को पढ़ा नहीं होता है तो हम ये गलती कर बैठते हैं। इसलिए जब हम एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं तो एक एक लाइन को, एक एक लफ्ज को अच्छी तरह से पढ़ना है। लाइपेज एंजाइम तीनों भी जगह पर होता है, लाइपेज एंजाइम तीनों भी जगह पर होता है। बस फर्क इतना है कि कहीं पर ज्यादा होता है, कहीं पर कम होता है, लेकिन होता हर जगह है। और वो क्या करता है? वो चर्बी को क्या करता है? हजम करने में क्या करता है? मदद करता है। नाउ बच्चों, अब यहाँ पर मैंने एक और चीज आपके सामने डायग्राम आपके सामने रखा है कि हमने कहा कि सोलो फूड, जो हमारे पास swallowing होती है, तो फूड क्या होता है? पास होता है और पास डाउन होकर वो कहाँ पर पहुंच जाता है? एसोफेगस। तो एसोफेगस से पास डाउन होकर कहाँ आएगा? स्टमक में। और स्टमक में क्या होगा? तो स्टमक में प्रोड्यूस होगा गैस्ट्रिक एसिड या गैस्ट्रिक जूस, और वो क्या कर देगा? उस फूड मटेरियल को पूरी तरह से हजम कर देगा। और उसके बाद क्या होगा? जो काइम है, जो लिक्विड फॉर्म ऑफ फूड है, जैसा बोलस है, तो बोलस कौन सा फॉर्म था? सेमी सॉलिड फॉर्म ऑफ फूड था। तो जो काइम है, ये काइम कौन सा फॉर्म है? लिक्विड फॉर्म ऑफ फूड है। अब ये लिक्विड फॉर्म ऑफ फूड कहाँ इंटर होगा? ये इंटर होगा डिओडिनम में, यानी यहाँ पर। ये जो सी शेप स्ट्रक्चर है या ये यू शेप जो स्ट्रक्चर है, जिसको हम क्या कहते हैं? डिओडिनम। यानी यहाँ से अब कौन स्टार्ट हो रहा है? यहाँ से स्टार्ट होने वाला है आंत, या यहाँ से स्टार्ट होने वाली है आपकी इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन में भी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो नेक्स्ट लेक्चर में, आगे का जो लेक्चर है उसमें हम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड का डाइजेशन कैसा होता है, वो पूरा अमल कैसे अंजाम दिया जाता है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह उसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपको जो भी सवाल है, जो भी क्वेश्चन है, उसको आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और सवाल मुझसे कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उसके आपको जवाब दूंगा। बस गुजारिश ये है कि इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि एग्जाम में इस पर बहुत सारे सवाल किए जाते हैं। दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।